नमस्कार मित्रों, मैं ओंकारेश्वर पांडे हूँ। दिल्ली में रहता हूँ और पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। आज आरजेएस मीडिया जो एक छोटे समाचार पत्रों के जो हमारे संवाददाता हैं देश के कई तमाम राज्यों में कई ज़िलों में फैले हुए, उनका नेटवर्क है आरजेएस मीडिया और श्री उदय मन्ना जी उसको उस नेटवर्क को चलाते हैं। तो उनके विशेष आग्रह पे और मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि जो हालात इस समय कोरोना वायरस की वजह से बने हैं उसमें मीडिया वाले भी, जैसे पुलिस के लोग, जैसे मेडिकल स्टाफ के लोग दिन रात सेवा करने में जुटे हुए हैं, दिन रात सुरक्षा में जुटे हुए हैं ताकि ये कोरोना वायरस ना फैले। उसी तरह से मीडिया भी ज़मीन पर उतरकर अपने जान को दांव पे लगा के, बाजी लगा के और लगातार हमारी सेवा कर रहा है। किस तरह सेवा कर रहा है कि वो गांव-गांव से सूचनाएं इकट्ठा करता है और वो प्रशासन तक पहुंचाता है, पब्लिक तक पहुंचाता है और देश के सामने जो है हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं इन ग्रामीण संवाददाताओं के ज़रिए मिलता है। और इन संवाददाताओं का किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य ये है कि उनके लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। सबसे पहली और सबसे अहम सुरक्षा है वो आर्थिक सुरक्षा होती है। वो फील्ड में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खबरें ला रहे हैं, अपने अपने को रिस्क पे लगाए हुए हैं। लेकिन एक तो पहले से भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है क्योंकि उनको जो भी भुगतान या मानदेय मिलता है अखबारों से, टेलीविज़न चैनलों से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वो नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। और इस हालात में तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में उनके सामने एक रोज़गार का संकट भी पैदा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो उनको या तो भुगतान करना बंद कर देंगे या उनकी सेवाएं लेना बंद कर देंगे। वैसे भी वो अंशकालिक संवाददाता, अंशकालिक पत्रकार कहे जाते हैं। तो ऐसे लाखों की संख्या में ऐसे पत्रकार हैं जो सड़क पर हो जाएंगे और काफ़ी हो भी गए हैं। तो उनकी पीड़ा देखने वाला कोई नहीं है। और मित्रों, आज मीडिया को लेके अलग अलग समाजों में, अलग अलग वर्गों में अलग अलग किस्म की धारणाएं हैं। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए कि अगर लोकतंत्र में मीडिया ना हो तो आपके पास सूचनाएं कौन पहुंचाएगा? अगर लोकतंत्र किसी भी तरह से मजबूत रहता है तो वह एक निष्पक्ष और सत्य आधारित मीडिया की वजह से ही जीवित रहता है, मजबूत रहता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कहता कि मीडिया में सारे के सारे निष्पक्ष हैं या सारे के सारे लोग जो हैं सत्य आधारित ही काम कर रहे हैं, बायस्ड नहीं है। इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, कई बार चूक हो जाती है। और आज हम देखते हैं कि एक तरह से सरकारों ने मीडिया के प्रति बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है। आम आदमी का भी जो मीडिया के प्रति रवैया है वो एक 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 कहते हैं ना कि सब धन 22 पसेरी, एक ही उसमें तराजू में सबको तौल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हर आदमी ख़राब है, हर आदमी नेगेटिव है, हर आदमी हर पत्रकार जो है वो ऐसा है। दोनों में सच्चाई नहीं है। आज भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, ऐसे पत्रकारों की है जो बहुत ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करके और सत्य को सामने लाने की कोशिश करते हैं, अपने जानों की आहुति भी देते हैं। आंकड़े उठा के देख लीजिए कि हर साल कितने पत्रकार मारे जाते हैं। क्यों मारे गए? क्योंकि वो सत्य लिख रहे थे और जिनके खिलाफ लिख रहे थे उनको ये सूट नहीं कर रहा था, उनको ये जंच नहीं रहा था कि ये किसी तरह हमारे सत्य को उजागर कर दे। हाँ, उनसे चूक होती है, बहुत बार चूक होती है। अभी जैसे मुंबई का मामला आया कि जहाँ पर सूचना कुछ और थी कि प्रस्तावित है ट्रेन सेवा चलने के लिए और प्रस्तावना की जगह उन्होंने कुछ और जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर दिया या मैसेज चला गया कि ऐसा लगता है कि वो बेसलेस एक या भ्रम फैलाने वाला उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। ये तो फैक्ट है, आपको मानना पड़ेगा कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। कलम आपके हाथ में है,
तो कलम का इस्तेमाल करना हमें जानना होगा। एक कहावत है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कैसे? खुदा में नुक्ता अगर लग जाए तो वो खुदा है, और नुक्ता हटा दीजिए तो खोदी हुई जमीन, जिसको खुदा हुआ जमीन कहते हैं, वो हो जाता है। कितना बड़ा फर्क हो गया। तो एक प्रस्तावित और एक चलने वाली है, तैयारी है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और ये हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं। तो एक मीडिया पर्सन के नाते हमें इस पे सतर्क रहना होगा। लेकिन एक सरकार के नाते हम क्या करें? क्या सरकार को सिर्फ डंडा लेके घूमना चाहिए कि जो पत्रकार गलत करे, जहां भी गलती हो उसको तुरंत पकड़ के अंदर कर दो? ये एक तरीका है डील करने का। दूसरा तरीका डील करने का यह भी होता है कि आप देखें कि कहां कहां कमियां हैं। इस देश के पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? खास तौर से जो ग्रामीण पत्रकार हैं, खास तौर से जो छोटे अखबारों से जुड़े हुए हैं या जिला स्तर पे काम कर रहे हैं। जो बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े अखबार हैं, बड़े चैनल हैं, उनके पत्रकार तो काफ़ी प्रशिक्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका अध्ययन होता है, और इसलिए वो गलतियां नहीं करते, नहीं के बराबर करते हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दोनों तरफ से देखें। देखिए, पिछले कुछ सालों से मीडिया का जो बजट है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है, वैसे भी कम हो गया है। आपको याद होगा, जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ तब से जो विभिन्न संस्थान जो पूरे विज्ञापन दिया करते थे अखबारों में, वो सिमट के एक छोटे से डीसी कॉलम में रह गया, और बैंक्स उस पर लिख देते हैं कि टेंडर नोटिस के लिए हमारे वेबसाइट पे चले जाएं। जो टेंडर नोटिस डिजिटलाइजेशन के पहले उनको पूरा छापना पड़ता था, और वो अखबारों को उसका बजट जाता था, चाहे बड़े अखबारों को, छोटे अखबारों को, वो वहाँ से सिमट गया। फिर आप याद करिए, एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि साहब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अलावा किसी की तस्वीर नहीं छपेगी। बहुत बढ़िया। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा किसी की तस्वीर नहीं छपेगी तो किसी अन्य मंत्री को अपनी तस्वीर छपेगी नहीं, तो अपने कार्यों को बताने में इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो उनके बजट खत्म हो गए, उन्होंने विज्ञापन देना बंद कर दिया। इस तरह से फिर बीच में डीएवीपी पॉलिसी आई। डीएवीपी पॉलिसी में इतने सारे रूल रेगुलेशंस लगा दिए गए करप्शन रोकने के नाम पर। ठीक है, करप्शन को रुकना ही चाहिए, हर हाल में रुकना चाहिए, लेकिन ये करप्शन क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है? डीएवीपी में जो विज्ञापन देते हैं वहां से जो नियम है और जो लेने वाले हैं उनके नियम हैं, उनमें से तुलना करिए कि देने वाला करप्शन कर रहा है कि लेने वाला करप्शन कर रहा है। और अगर लेने वाले का करप्शन हमने रोका है तो क्या हमने देने वाले का आज भी रोका है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं उसके डिटेल में जा सकता हूं और मैं विस्तार से उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे देश में विज्ञापनों को जारी करने का जो बेसिक नियम है वो क्या है? वह है सर्कुलेशन आधारित। पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जिसका जितना विज्ञापन, जिसका जितना सर्कुलेशन, उसको मिलेगा उतना विज्ञापन। ये पॉलिसी का मूल आधार है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब लोकतंत्र की मूल अवधारणा होती है कि सबसे पिछड़े व्यक्ति को सबसे पहले लाभ पहुंचाया जाएगा, तो साहब सबसे अगड़े व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाभ आप मीडिया में क्यों पहुंचाते हैं? क्यों उन तमाम बड़े मीडिया हाउसेस को सबसे पहले हम विज्ञापन देते हैं जिनको मार्केट से भी काफ़ी विज्ञापन मिल रहा होता है और उनको उनके सर्वाइवल के लिए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है या कम है, और उनको ज़्यादा आवश्यकता है जो छोटी जगहों पे हैं, जो किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं? आप तय कर लीजिए कि इस देश को, इस लोकतंत्र को मीडिया चाहिए या नहीं चाहिए, और मीडिया चाहिए तो क्या चंद घरानों में चाहिए जिनको कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता हो, जिनको कभी भी कुछ कहा सुना जा सकता हो 10 मीडिया हाउस के हाथ में? ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में वाकई लोकतंत्र गांव-गांव तक रहे, आप एक तरफ पंचायतों को एम्पावर करते हैं, डायरेक्टली सेंटर से धन जाता है उनके पास, दूसरी तरफ मीडिया में हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ चंद बड़े मीडिया हाउसेस बच जाएं, छोटे के छोटे मरें। ये तरीका नहीं है।
तरीका ये है कि जहां अगर कमियां हैं उनके अंदर, उन कमियों को दूर करने के लिए हम व्यवस्था स्थापित करें। हम सकारात्मक पत्रकारिता चाहते हैं, हम विकासात्मक पत्रकारिता चाहते हैं, तो हम उसी सकारात्मकता के साथ इस बात का प्रयास करें कि हम क्या उनको प्रशिक्षण देके बेहतर कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे ज़्यादा हिट्स, नूतन कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ किस्म के जो पत्र पत्रिकाएं निकल जाते हैं उनकी होती हैं, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन उनका होता है, और सबसे ज़्यादा हिट्स पोर्न वेबसाइट्स के होते हैं। क्या कोई भी सरकार सारे विज्ञापन पोर्न वेबसाइट को देना चाहेगी, या सारे विज्ञापन उस तरह की पत्रिकाओं को देना चाहेगी? नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है, इसलिए आप नहीं देते। तो यहाँ आपका पैमाना डिफरेंट हो गया। तो जब आप चाहते हैं कि सकारात्मकता के साथ, विकासात्मकता के साथ पत्रकारिता हो, मुद्दों पर आधारित हो, समाज को रास्ता दिखाने वाला, तथ्य आधारित हो, सत्य आधारित हो, तो तथ्य आधारित, सत्य आधारित पत्रकारिता को आप बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? उसको देने के लिए क्या पॉलिसी है? कैसे दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो बाजार आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, और बाजार आधारित पत्रकारिता कई बार अपने हिसाब से या अपने बाजार के हिसाब से काम कर लेती है। वो लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करती, वो समाज के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से काम नहीं करती। तो मेरी विनती है दोनों तरफ के लोगों से, एक तो पत्रकार जो ज़मीन पर हैं वो सतर्क होकर पत्रकारिता करें, ज़्यादा पढ़ें लिखें, ज़्यादा सोचें समझें, और खबरों को बिना वेरीफाई किए, ख़ास तौर से आज के माहौल में, कोरोना का माहौल है, धार्मिक संप्रदाय और सांप्रदायिक जो तनाव के मुद्दे हो जाते हैं, उसमें बहुत तथ्य आधारित और सोच समझ के पत्रकारिता करनी चाहिए। कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। कई बार ऐसा होता है कि अप्रिय सत्य जो तत्काल रूप से किसी समाज को प्रभावित कर सकता है, उसको आपको संभल के, सोच के, उचित समय, उचित स्थान और उचित उस पे मंच पे आपको कहना पड़ता है। ये मीडिया को भी ध्यान देना पड़ेगा, और सरकारों को ध्यान देना होगा कि आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बना के, सिर्फ उनको डंडा चला के आप उनको आतंकित कर सकते हैं, उनको पीड़ित कर सकते हैं, एक अच्छी पत्रकारिता को जन्म नहीं दे सकते हैं। ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम कैसे इस देश में अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दें, जो नॉन पार्टीजन हो। पार्टियां आज हैं, कल नहीं है, आज एक पार्टी, कल दूसरी पार्टी, परसों तीसरी पार्टी होगी। सरकार है, सरकारें भी पार्टियों की आती हैं और जाती हैं। समाज है, देश है, वो हमेशा रहेगा। तो हम समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए पार्टी के भी ऊपर उठ के हम सोचें। या आज इसकी बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर से चूँकि आज हम जो आपके साथ निवेदन करना चाहते थे वो ये कि जैसे हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को कुछ राहत देने की सोच रहे हैं। कई राज्यों में हमने सुना कि जो शिक्षकों के लिए उनके वेतन ना काटे जाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया प्राइवेट सेक्टर से देश के लोगों को कि किसी को नौकरियों से न निकालें। वही चीज़ मीडिया पर भी लागू होनी चाहिए कि लोगों को नौकरियों से न निकाला जाए, और किसी तरह से उनके वेतन में कटौती न हो, उनको समय पर भुगतान मिलता रहे, और उनके लिए भी कुछ पैकेज की घोषणा की जाए। जहां कमी हो उसको दूर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। मेरा आज इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।